नमस्ते। और हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय के पन्नों को पलट रहे हैं ना, वो मतलब समय के हिसाब से तो लगभग 1500 साल पीछे जाता है। हाँ, 1500 साल पीछे, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं या जो कश्मकश है वो आज भी एकदम ताज़ा महसूस होती है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो आज की मेज पर हमारे पास अध्ययन सामग्री का जो जखीरा है, वो काफी दिलचस्प है। हमारे पास सारथी सीयूईटी की बेहद सटीक अध्ययन सामग्री है, जिसमें देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत शामिल है। और इसके साथ ही नाटक के आलोचनात्मक विश्लेषण से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत हस्तलिखित नोट्स भी है हमारे पास। हाँ, और मूल पुस्तक के ऐतिहासिक भूमिका के अंश भी हैं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे 5वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य पर आधारित जयशंकर प्रसाद जी का यह ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त आज के समय में भी हमारे लिए इतना प्रासंगिक है। मतलब इंसानी भावनाओं को, दिल टूटने की उस पीड़ा को और राष्ट्र प्रेम के बीच के उस भयानक द्वंद्व को समझने का शायद ये सबसे बेहतरीन जरिया है। एकदम। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले उभर कर आती है, वो ये है कि स्कंदगुप्त को महज एक बीती हुई ऐतिहासिक घटना मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। ये इतिहास और कल्पना का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समाज की राष्ट्रीय चेतना को झकझोरना था। हाँ, जब हम इन हस्तलिखित नोट्स की गहराइयों में जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये नाटक अतीत का कोई खोखला गुणगान नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस चुनौती को सामने रखता है कि जब एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं और एक पूरे राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य आमने सामने आ खड़े हों तो वह क्या चुनेगा और ये चुनाव कितना भारी होता है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उस द्वंद्व तक पहुंचने से पहले इन नोट्स में रचयिता जयशंकर प्रसाद जी के बारे में एक ऐसा तथ्य मिला है जो सच में मुझे तो बहुत चौंका गया। आप उनकी शिक्षा वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति जब इतनी गूढ़, दार्शनिक और क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ हिंदी पढ़ता है तो यही सोचता है कि लेखक ने किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ाई की होगी। लेकिन नोट्स बताते हैं कि प्रसाद जी की औपचारिक स्कूली शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही हुई थी। ये तथ्य जितना हैरान करने वाला है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। नोट्स में उनके जीवन के संघर्षों का बहुत बारीकी से उल्लेख किया गया है। हाँ, उनका परिवार एक संपन्न व्यापारी परिवार था ना, सुंगनी साहू के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल, लेकिन बहुत कम उम्र में माता-पिता और बड़े भाई के निधन के कारण उन्हें व्यापार और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। और इसी दौरान उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, वो पूरी तरह से स्वाध्याय का परिणाम था। मतलब अपनी खुद की मेहनत और अध्ययन से। हाँ, वे अपनी दुकान पर बैठते थे और वहीं विद्वानों की संगति में उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, पाली और प्राचीन भारतीय इतिहास का इतना प्रकांड ज्ञान हासिल कर लिया। स्वाध्याय का ऐसा उदाहरण सच में शायद ही कहीं और मिले। और जिस तरह से उन्होंने इतिहास को खंगाला, वो उनके युग की मांग भी थी। एकदम सही बात है। जिस दौर में यानी लगभग 1928 के आसपास जब ये रचना लिखी जा रही थी, वो भारत के लिए राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का समय था। भारत स्वतंत्रता संग्राम की आग में तप रहा था। तो प्रसाद जी का उद्देश्य सिर्फ प्राचीन गुप्त साम्राज्य का इतिहास बताना या हूणों और शकों के खिलाफ स्कंदगुप्त के युद्धों का दस्तावेजीकरण करना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य उस ऐतिहासिक ढांचे के भीतर एक राष्ट्रीय चेतना जगाना था। उस समय भारत को ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो खंडित होते समाज को जोड़ सके। और इसीलिए हस्तलिखित नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हूणों के आक्रमण को उन्होंने एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया, ताकि विदेशी आक्रमणों और परतंत्रता के खिलाफ लड़ रहे तत्कालीन भारतीय समाज को एक ऐतिहासिक प्रेरणा मिल सके। बिल्कुल, अतीत के गौरव के माध्यम से वर्तमान को दिशा देना ही उनका असली मकसद था। अब जो इतिहास के इसी गौरव और राष्ट्र प्रेम की पृष्ठभूमि में ये नाटक बहुत ही गहरी भावनात्मक यात्रा बन जाता है। हमारे सारथी सीयूईटी की सामग्री में दो बहुत ही विपरीत गीतों और नजरियों की तुलना की गई है। ये तुलना सच में इस चर्चा का एक बहुत ही आकर्षक बिंदु है। तो पहले बात करते हैं कार्नेलिया के गीत की। कार्नेलिया कोई भारतीय नहीं है, बल्कि वो यूनानी है, सिकंदर के सेनापति सिल्यूडस की बेटी। हाँ, एक विदेशी, लेकिन वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की सांस्कृतिक करुणा से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि सिंधु नदी के किनारे बैठकर गा उठती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। इस गीत में ये जो मधुमेह शब्द है,
इसका प्रयोग बहुत ही प्रतीकात्मक है। बिल्कुल। कार्नेलिया भारत को एक ऐसी जगह के रूप में देख रही है जो मिठास, प्रेम और आश्रय से भरी हुई है। हाँ, और वो आगे कहती है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। एक विदेशी की नजर में भारत की यह छवि बहुत ही सकारात्मक और ममतामयी है। वो देखती है कि यहाँ पक्षी भी अपना प्यारा घोंसला समझकर चले आते हैं। लेकिन नाटक के इसी बिंदु पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ एक विदेशी को ये देश मिठास और शांति का घोंसला लग रहा है, और दूसरी तरफ उसी देश के एक असली राजकन्या देवसेना उसी देश को युद्ध की आग में जलता हुआ देख रही है। एकदम। और देवसेना का गीत, जो इस नाटक का सबसे भावुक मोड़ है, वो इस मधुमय कल्पना के एकदम विपरीत एक कठोर और पीड़ादायक यथार्थ है। देवसेना का पात्र इस नाटक की आत्मा है, मैं कहूंगी, और उसके गीत के संदर्भ को समझे बिना इस कृति की गहराई को बिल्कुल नहीं मापा जा सकता। तो देवसेना के संदर्भ पर थोड़ी बात करते हैं। वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हाँ, और हूणों के क्रूर आक्रमण के कारण आर्यावर्त गहरे संकट में है। इस भयानक युद्ध में मालवा का पतन हो जाता है, बंधुवर्मा सहित देवसेना के पूरे परिवार का अंत हो जाता है। वे सब राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। अकेली बची देवसेना अपने भाई के सपनों को पूरा करने और राष्ट्र सेवा का कठिन व्रत ले लेती है। लेकिन इन सबके बीच उसके मन के किसी बहुत ही एकांत कोने में स्कंदगुप्त के लिए एक अगाध प्रेम छिपा हुआ है। वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, लेकिन तब स्कंदगुप्त का मन मालवा के एक धनकुबेर की कन्या विजया में उलझा हुआ था। हाँ, विजया के आकर्षण में। लेकिन इन आलोचनात्मक नोट्स को पढ़ते हुए एक बात मुझे बहुत खटकती है। मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। देवसेना अपना पूरा जीवन एक संघर्ष में, आश्रम में भीख मांगते हुए निकाल देती है। हाँ, राष्ट्र सेवा करते हुए। और जीवन के एकदम अंतिम मोड़ पर, जब वो पूरी तरह वृद्ध हो चुकी है, तब स्कंदगुप्त को उसके प्रेम का एहसास होता है और वो उसके पास प्रस्ताव लेकर आता है। क्या ये स्कंदगुप्त के चरित्र का एक बहुत ही स्वार्थी पहलू नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब वो तब तक इंतजार क्यों करता है जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता? देखिए, अगर हम उन आलोचनात्मक विश्लेषणों को गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक सम्राट है जिसके कंधों पर एक टूटते हुए साम्राज्य को बचाने का भारी बोझ है। ये भी है। वो विजया के आकर्षण में और साम्राज्य की राजनीतिक उलझनों में इस कदर फंसा हुआ था कि वो देवसेना के मौन और निस्वार्थ प्रेम को समय रहते पहचान ही नहीं पाया। और जब उसे अंततः इस बात का भान होता है कि सच्चा प्रेम और त्याग विजया के पास नहीं बल्कि देवसेना के पास था, तब तक समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका होता है। बिल्कुल। और यही वो क्षण है जहां दिल सच में टूट जाता है। जब स्कंदगुप्त उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती बल्कि ठुकरा देती है। ये बहुत शक्तिशाली दृश्य है। वो कहती है कि जीवन में जिसकी संभावना नहीं थी, जिसे यौवन के दिनों में द्वार से लौटा दिया गया था, उसके लिए जीवन के इस संध्या काल में पुकार मचाना व्यर्थ है। और तब उसके होठों से वो अमर गीत निकलता है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इन पंक्तियों के एक एक शब्द में जो पीड़ा है वो मतलब सच में अद्वितीय है। देवसेना यहाँ अपने पूरे बीते हुए जीवन पर दृष्टिपात कर रही है। वो अपने यौवन के दिनों को, अपनी उन कोमल भावनाओं को भ्रम कह रही है। भ्रमवश जीवन संचित, इसका सीधा अर्थ है कि उसने अपने जीवन की जो पूंजी, जो प्रेम, जो आशाएं इकट्ठा की थीं, वो सब केवल एक भ्रम था। और अब वो उस पूंजी को मधुकरियों की भीख के रूप में वापस लौटा रही है। ये मधुकरी शब्द बहुत दिलचस्प है। हाँ, मधुकरी का अर्थ होता है पके हुए अन्न की भीख। जैसे एक सन्यासी घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा अन्न मांगता है, वैसे ही देवसेना ने भी भीख की तरह उन यादों को बटोरा था। और अब वो उन यादों को, उस प्रेम की आकांक्षा को हमेशा के लिए विदा कर रही है। देवसेना के चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता नोट्स में उभर कर आती है वो है उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता और त्याग की वो चरम सीमा, जहां मिलन संभव होने पर भी वो एक बड़ा उद्देश्य चुनती है। अब ये सब सुनने के बाद जहन में एक सवाल उठता है कि इस नाटक का अंतिम स्वरूप क्या है। क्योंकि अगर हम इसे पश्चिमी साहित्य के नजरिए से देखें तो जहां नायक और नायिका का मिलन नहीं होता, जहां नायक आजीवन कुंवारा रहने की कसम खा लेता है और नायिका एकांत चुन लेती है, तो वो तो एक स्पष्ट दुखांत कथा हुई, ट्रेजेडी हुई। बिल्कुल। क्या इस आधार पर स्कंदगुप्त को एक दुखांत नाटक माना जाना चाहिए? यहीं पर जयशंकर प्रसाद जी की दृष्टि और भारतीय नाट्य शास्त्र की गहराई हमारे सामने आती है। आलोचनात्मक नोट्स इस बात को बहुत स्पष्टता से स्थापित करते हैं कि स्कंदगुप्त न तो पूरी तरह से सुखांत है,
जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और शहनाइयां बजती हैं। हाँ, कॉमेडी तो ये बिल्कुल नहीं है। और न ही ये पश्चिमी शैली का कोई दुखांत है, जहां अंत में केवल निराशा और मृत्यु हाथ लगती है। भारतीय साहित्य में प्रसाद जी के इन नाटकों के लिए एक एकदम नई श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसे प्रसादांत कहा जाता है। प्रसादांत ये शब्द सुनने में जितना अनूठा है, इसका अर्थ उतना ही गहरा मालूम पड़ता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये अवधारणा बहुत ही दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें भारतीय रस सिद्धांत की ओर मुड़ना होगा। हर नाटक या कलाकृति का एक अंगिरस या मुख्य भाव होता है। ठीक है। नाटक की शुरुआत में युद्ध और संघर्ष देखकर लगता है कि इसका मुख्य भाव वीर रस होगा। देवसेना और विजय के प्रसंगों को देखकर लगता है कि शायद ये श्रृंगार रस की ओर जाएगा। हाँ, प्रेम प्रसंग की वजह से। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक विशाल समुद्र है जिसमें बहुत ही भयंकर तूफान आया हुआ है, लहरें उठ रही हैं। ये वीर और श्रृंगार रस की उथल-पुथल है। समझ रहा हूँ। लेकिन जब वो तूफान शांत हो जाता है तो समुद्र की सतह पर एक ऐसी असीम, गहरी और पारदर्शी शांति छा जाती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। प्रसाद जी के नाटकों का जो अंतिम प्रभाव है वो यही गहरी शांति है। इसका अंगी रस शांत रस है। ओहो, शांत रस। जयचंद्र प्रसाद का जीवन दर्शन आनंदवाद और समरसता पर आधारित था। इस दर्शन के अनुसार जीवन की सारी हलचल, सारे युद्ध, सारी वासनाएं अंततः एक असीम शांति में विलीन हो जाती हैं। तो देवसेना का जो अंतिम वाक्य है, सब क्षणिक सुखों का अंत है। हाँ, ये वाक्य इसी शांत रस और प्रसादांत का सबसे बड़ा प्रमाण है। एकदम सही पकड़ा आपने। दुख है, वेदना है, लेकिन उसके पार एक ऐसा ठहराव है जो मन को परिष्कृत कर देता है। ये समुद्र के तूफान वाली बात ने ना इस पूरी अवधारणा को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया है। और इसी तूफान की बात करें तो स्कंदगुप्त के चरित्र में भी एक भारी तूफान चल रहा है। बिल्कुल। हम अक्सर नाटकों में देखते हैं कि नायक एकदम सर्वगुण संपन्न होता है, उसे सब पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, वो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। लेकिन स्कंदगुप्त वैसा सुपर हीरो नायक बिल्कुल नहीं है। स्कंदगुप्त के चरित्र का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन स्रोतों में किया गया है, वो उसे एक स्वच्छंदतावादी नायक के रूप में स्थापित करता है। रोमांटिक नायक। वो कोई देवता नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके भीतर एक बेहद गहरा और थका देने वाला आत्मसंघर्ष चल रहा है। वो बाहर तो साम्राज्य को बचाने के लिए हूणों और शकों से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्वयं से युद्ध कर रहा है। नाटक में उसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे नोट्स में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। सोचिए, ये एक ऐसा सम्राट कह रहा है जो सत्ता के एकदम शिखर पर है। वो कह रहा है कि ये सत्ता और अधिकार का सुख एक नशे की तरह है जो कुछ पल के लिए तो मादकता देता है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह खोखला है, सारहीन है। पर सत्ता के शिखर पर होने के बावजूद वो भीतर से एक भयानक शून्यता और अकेलापन महसूस कर रहा है। वो बार बार खुद को अकेला स्कंदगुप्त या हतभाग्य स्कंदगुप्त कहकर संबोधित करता है। ये उसके चरित्र की वो जटिलता है जो उसे आम इंसानों के करीब लाती है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ सच में बहुत भारी लगता है। और इस इंसानी चरित्र को, इस पूरी कहानी को एक ऐतिहासिक प्रामाणिकता देने के लिए प्रसाद जी ने जो अथाह शोध किया है, वो मूल पुस्तक की उस ऐतिहासिक भूमिका से स्पष्ट झलकता है। ये सिर्फ हवा में या कमरे में बैठकर बुनी गई कोई कोरी कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों से पता चलता है कि प्रसाद जी ने कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, शकों और हूणों के इतिहास पर, उनके शिलालेखों पर जैसे कि भीतरी स्तंभलेख और उस काल के सिक्कों पर कितना सूक्ष्म शोध किया था। और वे स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के ऐतिहासिक सत्य की भी लंबी विवेचना करते हैं। ये शोध उनके ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इतिहास के तथ्यों पर इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद प्रसाद जी इतिहास के कैदी नहीं बने। एकदम सही। उन्होंने अपनी कहानी में भावनाओं को उभारने और नाटक को एक दार्शनिक ऊंचाई देने के लिए कल्पना का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। ऐतिहासिक सत्य ये है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, लेकिन देवसेना और विजया जैसे पात्र पूरी तरह से प्रसाद जी की कल्पना की उपज हैं। हाँ, कुछ घटनाएं भी नाटकीय प्रभाव के लिए गढ़ी गई हैं। आलोचक इस बात को बहुत प्रमुखता से मानते हैं कि इतिहास और कल्पना यहाँ पूरक बनकर आए हैं।
कल्पना ने इतिहास के तथ्यों को बिगाड़ा नहीं है, बल्कि उस 5वीं शताब्दी के वातावरण को आज के श्रोता या पाठक के लिए जीवंत कर दिया है। जीवन तो कर दिया है, लेकिन इतनी सारी जटिलताओं, इतने सारे पात्रों और इस संस्कृतनिष्ठ भाषा के कारण एक बड़ा व्यावहारिक विवाद भी खड़ा होता है, जिस पर इन आलोचनात्मक नोट्स में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। अभिनेता का विवाद ना? हाँ, अभिनेता। यानी क्या इस नाटक को वास्तव में मंच पर खेला जा सकता है? 5 अंक, 33 दृश्य और 16 गीत। किसी भी थिएटर निर्देशक के तो पसीने छूट जाएंगे इसे मंच पर उतारने में। ये विवाद हिंदी रंगमंच के इतिहास में बहुत पुराना है। इतने सारे दृश्यों का बार बार बदलना, मंच पर युद्ध के बड़े दृश्य दिखाना और दार्शनिक संवादों के बीच बार बार गीतों का आना निश्चित रूप से नाटक के प्रवाह को थोड़ा धीमा कर देता है। तो कई रंगमंच समीक्षकों ने इसे मंचन के दृष्टिकोण से बहुत कठिन और अव्यावहारिक माना है। लेकिन वही दूसरी ओर इसके समर्थकों का ये दृढ़ तर्क है कि मंच की भौतिक सीमाएं किसी भी महान साहित्यिक कृति की उपयोगिता को कम नहीं कर सकती। जो दार्शनिक ऊंचाई, जो भाषा की गरिमा और जो चारित्रिक गहराई इस नाटक में मौजूद है, वो इसे मंच से परे जाकर पूरे हिंदी साहित्य का एक अमर ग्रंथ बनाती है। और ये अमर ग्रंथ आज के समय में हमारे लिए सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है, ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी अध्ययन सामग्री सिर्फ किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सामग्री हमें जीवन के उस सबसे बड़े और शाश्वत द्वंद्व का आईना दिखाती है, जिससे हम सभी को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर गुजरना ही पड़ता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह तय करना होता है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अपने प्रेम को चुनें या किसी बड़े उद्देश्य, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें, बिल्कुल स्कंदगुप्त और देवसेना की तरह। और देवसेना का चरित्र हमें उस स्थिति में लड़ना सिखाता है जहां हार एकदम निश्चित हो। देवसेना के गीत की एक पंक्ति है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। हारी होड़ लगाई। इसका अर्थ है कि प्रलय यानी विनाश उसकी जीवन के रथ पर सवार होकर सामने खड़ा है। उसकी हार तय है, लेकिन फिर भी वो अपने कमजोर और थके हुए कदमों से उस प्रलय से हारी होड़ लगा रही है। ये हारी होड़ लगाना ही मनुष्य की असली जिजीविषा है। ये हारने की पूरी निश्चितता के बावजूद पूरी ताकत से प्रलय से लोहा लेना है। कितनी शक्तिशाली और ऊर्जावान बात है ये। जीवन में कई बार हमें पहले से पता होता है कि परिस्थितियां हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। हम शायद हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हम मैदान नहीं छोड़ते, हम डटे रहते हैं। और यही इस महान नाटक की, इस गीत की सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। और इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में गूंजता है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि जरा सोचिए, अगर स्कंदगुप्त ने उस समय अपने राजधर्म और कर्तव्य के बजाय अपने प्रेम को प्राथमिकता दी होती, या फिर अगर देवसेना ने अंत में स्कंदगुप्त के उस प्रस्ताव को मान लिया होता और दोनों एक हो जाते, तो क्या होता? तो क्या ये नाटक हमारे अंदर वो गहरी पीड़ा और करुणा जगा पाता जो आज सदियों बाद भी हमें इससे बांधे हुए हैं? क्या सब कुछ मिल जाने की पूर्णता से कहीं ज्यादा इस अपूर्णता में, इस अकेलेपन में एक अजीब सी और गहरी सुंदरता नहीं छिपी है? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सचमुच एक ऐसा भारी सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। अपूर्णता की सुंदरता। इस सवाल के साथ और इसी विचार के साथ ही हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारी इस चर्चा में जुड़ने और इन दार्शनिक गहराइयों में गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए